नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, यूपीएससी तथा सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, गदर आंदोलन, काकोरी कांड, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि एचआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचएसआरए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाउल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह तथा अन्य महान क्रांतिकारियों के योगदान को आसान तरीके से समझेंगे। साथ ही हम लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स वध, केंद्रीय विधानसभा बम कांड, काकोरी कांड और क्रांतिकारी आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी विस्तार से जानेंगे, ताकि परीक्षा में इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस किया जाता है, जिससे यह पूरा टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए आज के हमारा सेशन क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करते हैं। इस क्रांतिकारी आंदोलन में हम देखेंगे प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठन और उग्र राष्ट्रवाद को हम देखेंगे। तो इस क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे पहला आता है अनुशीलन समिति, जो कि 1902 में स्थापित किया गया था। तो पहले हम अनुशीलन समिति से प्रारंभ करेंगे। तो बंगाल का पहला प्रमुख क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। इसकी शुरुआत मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बसु ने की, जबकि कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष ने इसे आगे बढ़ाया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था और युवाओं में देशभक्ति तथा क्रांतिकारी भावनाओं पैदा करना था। अनुशीलन समिति में कई प्रसिद्ध क्रांतिकारी शामिल थे, जैसे प्रमथनाथ मिश्रा, पुलिन बिहारी दास, सतीश चंद्र बसु, अरविंद घोष, राम बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल और भूपेंद्र दत्त। इन संगठन ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत बनाने और स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम देखने वाले हैं अभिनव भारत समाज, जो कि 1904 में स्थापित की गई थी। बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नाम का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं को संगठित करना, उनमें देशभक्ति की भावना जगाना और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार करना था। बाद में इस संगठन का विस्तार होने पर इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया। अभिनव भारत का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन बना, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले अनेक युवाओं को प्रेरित किया और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर ने की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को संगठित करके अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत बनाना और भारत को स्वतंत्र बनाना था। अभिनव भारत ने कई युवाओं में देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना पैदा की। बाद में जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया और संगठन का उद्देश्य पूरा हो गया, तब 1952 में सावरकर ने स्वयं अभिनव भारत संस्था को भंग कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, जब अंग्रेजों ने विनायक दामोदर सावरकर को गिरफ्तार किया, तो उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप स्थित मुख्यालय सेल्युलर जेल यानी कि काला पानी में भेज दिया गया। वहां कैदियों को बहुत कठोर और अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद सावरकर का हौसला नहीं टूटा। जेल में कागज कलम की सुविधा न होने पर भी उन्होंने जेल की दीवारों पर कमला नामक महाकाव्य की रचना की। वे अपनी रचनाओं को याद कर लेते थे और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत किया। और उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति, साहित्यिक प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे यंग बंगाल आंदोलन, जो कि 1828 में चलाया गया था।
ये यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विलियम डिरोजियो ने की थी, जो एक एंग्लो इंडियन शिक्षक और समाज सुधारक थे। यह आंदोलन 1828 ईस्वी में बंगाल में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में नई सोच, तर्कशीलता और जागरूकता पैदा करना था। इस आंदोलन के समर्थक प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे ताकि लोग खुलकर अपनी बात कह सकें। साथ ही वे जमींदारों द्वारा किसानों यानी कि रैयतों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरोध करते थे और किसानों के अधिकारों की रक्षा की मांग करते थे। इसके अलावा वे चाहते थे कि भारतीयों को भी सरकारी नौकरी में अच्छे और उच्च वेतन वाले पदों पर नियुक्त किया जाए। इस प्रकार यंग बंगाल आंदोलन ने समाज में जागरूकता फैलाने और भारतीयों के अधिकारों की आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम देखेंगे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है अलीपुर बम कांड और खुदीराम बोस, जो कि 1908 ईस्वी में देखने के लिए मिलता है। तो उसका पहला पॉइंट 30 अप्रैल 1908 को युवा क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज अधिकारी जज किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई, क्योंकि वे भारतीयों के प्रति अपने कठोर रवैया के लिए प्रसिद्ध थे। मुजफ्फरपुर में उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर एक बम फेंका, लेकिन पहचान में गलती होने के कारण बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमे के बाद उन्हें मात्र 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा और साहसी क्रांतिकारियों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अलीपुर बम कांड ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों गतिविधि से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला था। इस मामले में अंग्रेज सरकार ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया। श्री अरविंद घोष का नाम भी इस मामले से जुड़ा गया था, इसलिए उन पर भी अदालत में मुकदमा चलाया गया। हालांकि पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उन्हें बाद में बरी कर दिया गया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है और इससे अरविंद घोष का नाम एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता के रूप में सामने आया। अब हम पढ़ेंगे गदर पार्टी के बारे में, जो कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना था। गदर पार्टी में विदेशियों, विशेषकर अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीय शामिल थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करना चाहते थे। यह संगठन भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाने और अंग्रेज शासन के अत्याचार के बारे में जागरूकता फैलाना तथा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कार्य करता था। गदर पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विदेशों में रहकर भी भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। नेक्स्ट पॉइंट गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भकनाक थे। जब 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई, तब उन्हें इनका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। वे एक महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करके अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में गदर पार्टी ने भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित किया और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत बनाया। गदर पार्टी के विचारों और संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लाला हरदयाल ने गदर नामक समाचार पत्र शुरू किया था। इस अखबार के माध्यम से लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूक किया जाता था और भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित किया जाता था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये 6 अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होता था, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और देशों में रहने वाले भारतीय इसे आसानी से पढ़ सके। इस तरह गदर समाचार पत्र गदर पार्टी का एक महत्वपूर्ण प्रचार माध्यम बन गया और स्वतंत्रता आंदोलन की भावना फैलाने में इसकी बड़ी भूमिका रही। अब हम पढ़ेंगे कोमागाटा मारू घटना, जो कि 1914 में हुआ था कनाडा में। 1914 ईस्वी में कोमागाटा मारू नाम का एक जापानी जहाज 376 भारतीय यात्रियों को लेकर
कनाडा पहुंचा था। इस यात्रियों में अधिकांश भारतीय बेहतर रोजगार और जीवन की तलाश में कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन उस समय कनाडा की सरकार ने भारतीयों के प्रवेश पर कई भेदभावपूर्ण नियम लगा रखे थे, इसलिए यात्रियों को वहां उतरने की अनुमति नहीं दी गई। कई महीनों तक संघर्ष करने के बाद जहाज को वापस भारत लौटना पड़ा। यह घटना ब्रिटिश शासन और भारतीयों के साथ किए जा रहे भेदभाव का एक बड़ा उदाहरण बनी और इससे भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष और भी बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोमागाटामारू जहाज 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा पहुंचा, तब कनाडा सरकार ने अपनी नस्ल भेदी यानी कि भेदभावपूर्ण अव्रजन नीतियों के कारण उन्हें देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। यात्रियों को कई महीनों तक बंदरगाह पर ही जहाज में रुकने के लिए मजबूर किया गया और अंत में जहाज को वापस भारत भेज दिया गया। इस घटना से दुनिया के सामने यह स्पष्ट हुआ कि भारतीयों के साथ किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। इससे भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति गुस्सा और असंतोष बढ़ गया था तथा इससे स्वतंत्रता की भावना और मजबूत हुई। इसीलिए कोमागाटामारू की घटना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गदर आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे लाला लाजपत राय और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद विचारधारा को। लाला लाजपत राय भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे अंग्रेजों के खिलाफ दृढ़ और संघर्षपूर्ण रवैया रखने के कारण पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो लाल बाल पाल त्रयी के सदस्य थे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों नेताओं ने भारतीयों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ लाला लाजपत राय ने देश के आर्थिक विकास के लिए भी काम किया और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी तथा लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारक में भी गिना जाता है। यह है लाला लाजपत राय के चित्र। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में घायल होने पर लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक कील साबित होगी। इसका अर्थ यह था कि अंग्रेजों के द्वारा उन पर किया गया अत्याचार भारतीयों के मन में आजादी की भावना को और मजबूत करेगा तथा अंग्रेज शासन के अंत को और निकट ले आएगा। लाला लाजपत राय का विश्वास था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए और अधिक संघर्ष करने की प्रेरणा देगा। ये कथन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक नारे में से एक माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे सैंडर्स वध को, जो कि 1928 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने मिलकर जे.बी. सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया, तब पूरे देश में उसका जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। लाहौर में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक कील साबित होगी। इन चोटों के कारण कुछ समय बाद उनका निधन हो गया और उनकी मृत्यु ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक तेज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी थी। इस चोटों से उनकी तबीयत लगातार खराब हो गई और आखिरकार 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा हुआ। लाला लाजपत राय के बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी और अनेक युवाओं को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।
नेक्स्ट पॉइंट, लाला लाजपत राय की मृत्यु से देश भर के युवाओं और क्रांतिकारियों में अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्सा था। वे मानते थे कि लाठीचार्ज में लगी चोटों के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके साथियों ने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ युवाओं के संघर्ष और बलिदान की भावना को और अधिक मजबूत किया। अब हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA और काकोरी कांड के बारे में। तो पहले हम देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में स्थापित किया गया था, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना और एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना था। HRA के सदस्य मानते थे कि केवल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, बल्कि संगठित क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए ही अंग्रेजों का शासन समाप्त किया जा सकता है। बाद में इसी संगठन से जुड़े कई प्रसिद्ध क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण नायक बने। अब हम देखेंगे काकोरी ट्रेन कांड को, जो कि 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी में घटित हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 नंबर के डाउन ट्रेन को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर रोककर उसमें ले जाए जा रहे अंग्रेज सरकार के खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना का उद्देश्य निजी संपत्ति लूटना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शासन के धन को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उपयोग करना था। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटनाओं में एक बनी और इतिहास में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। काकोरी कांड जैसी इस साहसिक अभियान का नेतृत्व महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। इस कार्य में उनके साथ अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और अन्य साथियों सहित कुल 10 क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। इस सभी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्रांतिकारियों के साहस, संगठन और देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है। काकोरी कांड के कुछ गुरुत्वपूर्ण शहीद जिनको अलग अलग जगह पर उन्हें फांसी दी गई थी। प्रथम है राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। दूसरा है अशफाकुल्लाह खां, जिनको फैजाबाद जेल में उनको फांसी दी गई थी। तीसरा है राजेंद्र लाहिड़ी, जिनको गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। और चौथा है रोशन सिंह, जिनको नैनी जेल यानी प्रयागराज में उनको फांसी दी गई थी। इनके अतिरिक्त और भी क्रांतिकारी हैं, लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन 4 को ध्यान रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के चित्र को। और राम प्रसाद बिस्मिल के जो प्रसिद्ध नारे वो था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। ये था राम प्रसाद बिस्मिल के उस समय के सबसे चर्चित और प्रसिद्ध नारे। अब हम पढ़ेंगे नौजवान भारत सभा और HSRA के बारे में। तो पहले हम देखेंगे नौजवान भारत सभा। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इस नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल ने युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के उद्देश्य से की थी। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य मजदूरों और किसानों को संगठित करना, युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना पैदा करना तथा एक मजबूत और एकजुट भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना था। इसके साथ ही यह संगठन ऐसे समाज और राज्य की कल्पना करता था
जहां मजदूरों और किसानों के हितों को प्राथमिकता मिले और उन्हें समान अधिकार तथा सम्मान प्राप्त हो। इस प्रकार नौजवान भारत सभा ने युवाओं को देश की आजादी और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA, जिसको 1928 में बनाया गया था। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA रखा गया। इस नए संगठन का उद्देश्य केवल भारत को अंग्रेजों से आजाद करना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज की स्थापना करना भी था जहां सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिले। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस संगठन के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन को नई दिशा और विचारधारा प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA उस समय का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था, जिसके महत्वपूर्ण सदस्यों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। ये सभी क्रांतिकारी भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए समर्पित थे और उन्होंने अपने साहस, त्याग तथा देशभक्ति से स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। इस क्रांतिकारियों ने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में आजादी की भावना जगाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को मजबूत बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था, यानी ऐसा देश बनाना जहां सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिले तथा शासन जनता के हित में काम करे। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था, इसलिए इसके निर्णय किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि सदस्यों की राय के आधार पर लिए जाते थे। संगठन में बहुमत को महत्व दिया जाता था, अर्थात जिस विचार या प्रस्ताव का अधिक सदस्य समर्थन करते थे उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता था। इससे संगठन में सभी सदस्यों की भागीदारी और समान महत्व सुनिश्चित होता था। अब हम पढ़ेंगे शहीद आजम भगत सिंह और क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में। तो पहले हम देखेंगे केंद्रीय विधानसभा में बम कांड, जो कि 1929 में भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकी गई थी। पहला पॉइंट कहता है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार द्वारा आए गए ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए बम फेंका था। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना और देशवासियों को ध्यान इस ओर आकर्षित करना था। बम फेंकने के बाद दोनों क्रांतिकारियों ने भागने के बजाय स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया ताकि वे अपने विचार पूरे देश तक पहुंचा सके। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना के दौरान भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। इस नारे का अर्थ है क्रांति अमर रहे। इसके माध्यम से वे देशवासियों में आजादी, अन्याय के खिलाफ संघर्ष और परिवर्तन की भावना जगाना चाहते थे। बाद में ये नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख और प्रेरणादायक नारा बन गया। अब हम पढ़ेंगे लाहौर षड्यंत्र केस और फांसी, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में दी गई थी। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर शहर में हुए पुलिस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने इसके लिए पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को जिम्मेदार माना और उससे बदला लेने की योजना बनाई, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान पहचान में गलती हो गई और जेम्स ए स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। ये घटना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी बात को जोरदार तरीके से जनता और सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकने के बाद वे वहां से भागे नहीं, बल्कि स्वेच्छा से गिरफ्तार हो गए ताकि अदालत और मुकदमे के माध्यम से अपनी क्रांतिकारी विचार पूरे देश के सामने रख सके। नेक्स्ट पॉइंट, जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सैंडर्स हत्याकांड और क्रांतिकारियों की अन्य गतिविधियों को आपस में जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस नाम से एक बड़ा मुकदमा चलाया। इस मुकदमे का उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करना और उनके संगठन को कमजोर करना था। इसी केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा उनके कई साथियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसने पूरे देश का ध्यान स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारियों के संघर्ष की ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट पॉइंट, लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस जी.सी. हिल्टन ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों क्रांतिकारियों को सैंडर्स हत्याकांड और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी माना था। हालांकि इन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और बाद में वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट पॉइंट, 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। इन तीनों ने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके साहस, देशभक्ति और बलिदान को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के चित्र को। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध नारा था। इसका अर्थ है क्रांति अमर रहे या क्रांति हमेशा जीवित रहे। इस नारे के माध्यम से भगत सिंह लोगों को अन्याय, शोषण और गुलामी के खिलाफ संघर्ष करने तथा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया और आजादी, देशभक्ति तथा परिवर्तन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए याद किया जाता है। भगत सिंह का एक प्रमुख कथन है, क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। यह भगत सिंह का एक प्रसिद्ध कथन है। इसका अर्थ है कि किसी भी बड़े बदलाव या क्रांति की असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि लोगों के विचारों और सोच में होती है। जब लोगों के विचार जागरूक, मजबूत और सही दिशा में होते हैं, तब वे समाज और देश में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस कथन के माध्यम से भगत सिंह ने विचारों की शक्ति और जागरूकता के महत्व को समझाया था। अब हम पढ़ेंगे एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चलिए उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है, चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के प्रमुख और सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। उनके साहस, संगठन क्षमता और दृढ़ संकल्प के कारण HSRA को नई दिशा और मजबूती मिली। आजाद का लक्ष्य केवल भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज का निर्माण करना भी था जहां सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 1920 के दशक में चंद्रशेखर आजाद ने झांसी के सतारा यानी कि सतार नदी क्षेत्र में अपनी पहचान छिपाकर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नाम से एक गुप्त शिविर स्थापित किया था। इस शिविर में वे क्रांतिकारियों को संगठन, अनुशासन और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। अंग्रेजों की नजरों से बचते हुए वे यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे और देश की आजादी के लिए युवाओं को तैयार करते थे। यह गुप्त शिविर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
नेक्स्ट पॉइंट, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, उसमें पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को चारों ओर से घेर लिया। आजाद ने बहादुरी से काफी देर तक पुलिस का मुकाबला किया और अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। जब उनकी पिस्तौल में केवल एक अंतिम गोली बची तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं को गोली मार ली, क्योंकि वे किसी भी हालत में अंग्रेजों के हाथों जीवित पकड़े जाना नहीं चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर अद्भुत साहस और देशभक्ति का परिचय दिया था। अब हम पढ़ेंगे उधम सिंह और जालियांवाला बाग का प्रतिशोध के बारे में। पहला पॉइंट, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में हजारों लोग बैसाखी के अवसर पर और कुछ लोग रॉयलेट एक्ट के विरोध में एक सभा के लिए एकत्र हुए थे। उसी समय ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थी और बाहर निकलने का रास्ता बहुत सीमित था, इसलिए लोग भाग नहीं सके। इस गोलाबारी में सैकड़ों भारतीय मारे गए और हजारों घायल हुए। जालियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश शासन की क्रूरता का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है और इस घटना ने भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा कर दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक ताकत मिली। नेक्स्ट पॉइंट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जब 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, तब माइकल ओ डायर ने इस कार्रवाई का विरोध करने के बजाय उसका समर्थन किया। उसका मानना था कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ बढ़ रहे आंदोलन को दबाने के लिए ऐसा कठोर कदम जरूरी था। इसी कारण भारतीय जनता में उनके प्रति भी बहुत नाराजगी पैदा हुई और उसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार अधिकारियों में से एक माना गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड से उधम सिंह बहुत दुखी और क्रोधित थे। उन्होंने इस घटना का बदला लेने का संकल्प लिया और लगभग 21 वर्ष तक सही अवसर का इंतजार किया। आखिरकार 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सभा के दौरान उन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मार दी। उधम सिंह का मानना था कि माइकल ओ डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक था, क्योंकि उसने उस क्रूर कार्रवाई का समर्थन किया था। इस घटना के बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भारत में उन्हें एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त के रूप में सम्मान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, माइकल ओ डायर की हत्या करने के बाद उधम सिंह को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने अपने देश और जालियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों के लिए न्याय की भावना से यह कदम उठाया था। आज उन्हें भारत के महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और उनसे जुड़ी घटनाओं को। पहला हम देखेंगे मैडम भीकाजी कामा और भारतीय ध्वज, जो कि 1907 में उन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया था। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा भारत की प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी यानी कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए विदेशों में भी सक्रिय रूप से काम किया। वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने भारत का ध्वज फहराकर दुनिया के सामने भारत की स्वतंत्रता की मांग को मजबूती से रखा। यह पहली बार था जब किसी विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराया गया था। इस ऐतिहासिक कार्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और भारतीयों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया।
मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया भारतीय ध्वज आज के तिरंगे से अलग था। इस ध्वज में हरा, पीला और लाल रंग शामिल थे तथा इसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। उस समय यह ध्वज भारत की आजादी, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता था। वंदे मातरम शब्द भारतीयों को अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान की प्रेरणा देता था। इस ध्वज को फहराकर मैडम भीकाजी कामा ने दुनिया के सामने भारत की स्वतंत्रता की आकांक्षा को व्यक्त किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं। वर्ष 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था और देश में स्वतंत्रता की भावना तेजी से बढ़ रही थी। इस ध्वज को फहराने का उद्देश्य भारतीयों में एकता, देशभक्ति और आजादी के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इसीलिए 1906 में पारसी बागान स्क्वायर में राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती और महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो कि कांग्रेस के गरम दल का एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामी थे। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्हें कांग्रेस के उग्रवादी यानी कि गरम दल विचारधारा का नेता माना जाता है। जनता के बीच उनके सम्मान और लोकप्रियता के कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। उन्होंने भारतीयों में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया, जिससे लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता के बारे में सोच सके। तिलक का मानना था कि भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त होना चाहिए और इसी भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा स्वतंत्रता आंदोलन का एक शक्तिशाली संदेश बन गया और लाखों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में प्रेरित किया। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारा चैनल को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।